हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में प्योरिफिकेशन टेक्निक्स की। यार ये बहुत डिमांडेड टॉपिक था, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे इसकी कि सर ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो। तो लो भाई, मैं लेके ही आ गया। तुम्हारे लोगों की जो भी डिमांड है मैं उसे पूरी करने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग बहुत क्लोज हैं 10,000 के, तो 10,000 पे हम लोग पार्टी कर सकते हैं, है ना। और लाइव सेशन के लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव करेंगे तुम्हारे मेन से पहले। कम से कम 2 सेशन लाइव तुम्हारे लिए, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले साथ साथ करेंगे तुम्हारे साथ, है ना। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं उनके लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्पज से, क्योंकि ये स्कूल में एनसीईआरटी की ही मैंने फिगर्स उठाए हैं, एनसीईआरटी की ही लाइन्स होंगी, लेकिन कभी उतने तवज्जो से हमने पढ़ा नहीं, बस इसकी दिक्कत है। और क्योंकि तुमने एक्सपेरिमेंट कभी किए भी नहीं है तो इन्हें थोड़ा सा फील लेने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा इसे थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो बनती नहीं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ही बनती हैं। तो थ्योरी बताऊंगा और तुम्हें एक्सपेरिमेंट का सेटअप भी बताता जाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो उसे सुनते हुए चलना ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। आधे घंटे का टॉपिक है, छोटा सा, आसानी से सुन लोगे और एक क्वेश्चन कम से कम मेंस में तुम्हारा पक्का हो जाएगा, ये श्योरिटी है। ठीक है इस बात की? ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। और नोट्स वगैरह रिवीजन सब तुम्हें कहाँ पे मिल रहा है? वो dextercam.in पे मिल रहा है। टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन्होंने टेस्ट अभी भी देने का मन है, एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री के अच्छे टेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए देने हैं विद सॉल्यूशंस, वो ऐप पे पड़े हुए हैं, वहाँ जाके उसे परचेज करके उसे दे सकते हो। 200-250-300 रुपये का कोर्स है, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, 12 टेस्ट हैं। तो लगातार अगर तुम 12 दिन दोगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री की, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। dextercam.in/courses पे जाके तुम वहाँ से इसे मतलब को बाकी सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। रिवीजन नोट्स वगैरह सब वहीं पे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, पीवाईक्यूज भी आ रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम लोगों को बात करनी है। जो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, असल में हो क्या रहा था, जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे तो कई सारे मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस साथ में चल रहे थे ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे थे। तो उन्हें कब कब रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, मान लो तुमने दो चीज़ें मिलाई और तुम्हें ये पता करना है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन गए, एक सॉलिड बना, एक लिक्विड बना, एक प्रेसिपिटेट बना, एक टर्बिड बना। तो उन सबको अलग अलग करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो कुल 5 तरीके की हमें प्योरिफिकेशन टेक्निक्स यहाँ पे पढ़नी है: सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग, बढ़िया से और अच्छे से बात करेंगे। सब्लिमेशन टेक्निक्स हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जिन्हें हीट करने पे डायरेक्टली क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं। ठीक, तो हम लोग सब्लिमेशन से उन सब्सटेंसेस को मतलब सेपरेट कर सकते हैं जो सब्लिमेबल हों। ठीक है, सिंपल बात है। जैसे NH4 सब्लिमेबल होता है तो तुम उसे हीट कर दो, या आयोडीन सब्लिमेबल है, तुम अगर आयोडीन के साथ नमक मिला के रख दो तो हीट करोगे तो आयोडीन क्या होगी, सब्लिमेट करके वेपर फॉर्म में आ जाएगी। और फिर वेपर के ऊपर क्या करेंगे, ठंडा करके उन्हें वेपर्स को कंडेंस करा के उसे सेपरेट आउट कर लेंगे। ये 9th में तुमने पढ़ी थी टेक्निक, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या होना चाहिए दोनों सब्सटेंसेस में कि एक सब्लिमेबल होना चाहिए और दूसरा सब्लिमेबल नहीं होना चाहिए। मतलब एक को सब्लाइम करना चाहिए और दूसरे को नहीं करना चाहिए। दूसरी टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो सॉलिबिलिटीज और इम्प्योरिटीज के अलग अलग पैटर्न पे डिपेंड करती है, कि मतलब सॉलिबिलिटी किसकी, जो अपना प्योर सब्सटेंस है उसकी, और इम्प्योरिटीज की सॉलिबिलिटी कैसे कैसे, और उन्हें एक सूटेबल रिएजेंट में मिला देते हैं। ठीक, इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन विच द स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसे हम लोग मिलाते हैं जैसे कि जिसमें क्या हो, जो रूम टेम्परेचर पे कैसा हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। तो सोल्यूशन को हम धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते उसे सैचुरेट कर देते हैं। ठीक, सैचुरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं और जब ठंडा करते हैं तो प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल्स निकल जाते हैं और उन्हें हम फ्री मतलब ठंडा करके क्या करते हैं, क्रिस्टल फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं। ठीक, होता क्या है, अगर तुम सिंपल सोचो कि नमक है हमारे पास, नमक तुम्हारे पास जो है वो नमक पाउडर नमक है, घर पे NaCl जो होगा वो पाउडर्ड होगा, होगा कि नहीं? अब उस नमक को क्या करो, नमक को पानी में घोलना शुरू करो, घोलना शुरू करो, घोलना शुरू करो। थोड़ी देर बाद घोलते घोलते उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा और फिर उसे हीट करके सुपर सैचुरेटेड बना लो। थोड़ा पानी लो और उसे कुछ राउंड बॉटम फ्लास्क में रख दो थोड़ा। ठीक, राउंड बॉटम फ्लास्क या कॉनिकल, जो छोटा कॉनिकल हो, या फिर जो छोटे छोटे शैम्पू वाली बॉटल्स आती है उनमें रख दो, जिनकी ओपनिंग बहुत छोटी हो,
जिनसे इवेपरेशन बहुत कम हो रहा हो। तो जैसे जैसे वो कूल करेंगे तो विद इन 3-4 डेज उसमें नमक के फ्लेक्स आ जाएंगे बड़े बड़े। तुमने क्रिस्टल्स ऐसे देखे नहीं होंगे, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बन जाते हैं बिल्कुल। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। लेकिन जो पानी यूज़ करना शर्त ये है, वो पानी हमारा डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, मिनरल वाटर नहीं चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर मतलब 5 रुपये का ले आना बाहर से खरीद के और उससे करना ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब if the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in other solvent, crystallization can be satisfactory carried out। तो मतलब किसी एक में क्या होना चाहिए, हाईली soluble होना चाहिए। impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing over charcoal। ये बात ध्यान रखना, चारकोल किस लिए यूज होता है, जो कलर impurities impart करती हैं उन्हें हम एक्टिवेटेड चारकोल से ट्रीट करा देते, तो एडजॉर्प्शन टेक्निक से है, ठीक है। Repeating crystallization becomes very necessary for purification of organic compound containing impurities of comparable solubilities। अब रिपीटेड क्यों कराना है कि मान लो कुछ एक बार ही निकला होगा, कुछ एक बार इम्प्योरिटी निकली होगी, फिर रिपीटेड करेंगे तो कई बार करते करते धीरे धीरे सारी इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आसानी से कि हम क्रिस्टलाइजेशन, और इसे जब रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो इसे रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स हो गई। इसके बाद डिस्टिलेशंस की बात करते हैं। डिस्टिलेशन हम करते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, जिसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो, और लिक्विड्स हैविंग डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दो तरह का करते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड हो और उसकी इम्प्योरिटी कैसी हो, नॉन वोलेटाइल, या फिर दो ऐसे लिक्विड हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा सा हो, ठीक है। लिक्विड्स हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये तो सिंपल बात है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बॉइल ऑफ होंगे, वेपरेट करेंगे। तो मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन हमारे पास 4 तरह के हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। इन्हीं में दिक्कत होती है सबको, और इन्हें तसल्ली से पढ़ेंगे। फिगर्स सारे एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी का थैंक यू मैं बोलता हूँ, मैंने वहीं से डायरेक्ट फिगर उठा ली है, क्योंकि ये तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं। एनसीईआरटी का मतलब हम कुछ मतलब तुम लोगों को बताने के लिए यूज़ करें, तो मैं क्रेडिट सारा एनसीईआरटी को देता हूँ इस बात का, है ना, कि सारे फिगर्स एनसीईआरटी से लिए हैं। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन, सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन कर रहा हूँ। सिंपल डिस्टिलेशन किस लिए यूज होता है, सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हैविंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब हम सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन मतलब होता है उबालना, तो जिसमें नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल कंपोनेंट अलग अलग हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ करने के लिए यूज़ क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स हैविंग लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। लार्ज डिफरेंस का मतलब क्या है कि जिनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, उन्हें हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई हमसे कह दे कि क्लोरोफॉर्म को ले लो और एनिलीन को ले लो, तो एनिलीन और क्लोरोफॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट्स का अगर तुम देखोगे तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो 457 एनिलीन का और उसका 334 है, यानी 100 केल्विन से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो ऐसे को करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। देखो सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, इसका सेटअप बहुत आसान है। देखो कैसा सेटअप है। तो सेटअप में हमने क्या किया, ये फिगर भी वहीं से लिया हुआ है एनसीईआरटी से ही। तो सिंपल डिस्टिलेशन, द वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस फॉर्म आर कंडेंस एंड कलेक्टेड ओवर द कॉनिकल फ्लास्क। कैसे करा हमने आरबीएफ में क्या लिया, आरबीएफ में भाई ध्यान सुनना मेरी बात, हमने आरबीएफ में क्या लिया, मिक्सचर लिया क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का, ठीक। आरबीएफ इसे कह रहे हैं, आरबीएफ का मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क। ये आरबीएफ का मतलब क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक। राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और इसमें क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर ले लिया। अब इसे बर्नर से गर्म किया। अब बर्नर से गर्म किया तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से पता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, क्लोरोफॉर्म का कम है और एनिलीन का ज़्यादा है। तो ऊपर कौन जल्दी उड़ेगा भाई, ये बताना जरा, क्लोरोफॉर्म जल्दी उड़ेगा। तो ऊपर क्लोरोफॉर्म चलता गया। यहाँ से टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लगा दिया, और थर्मोमीटर का काम क्या है कि वो टेम्परेचर मेजर करता रहे। और हम लोग कहाँ तक हीट करेंगे, वी विल हीट द मिक्सचर टिल द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम हीट करेंगे जहाँ तक लोअर मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके टेम्परेचर तक, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे। तो इस केस में 334 केल्विन तक हीट कर देंगे। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ से कंडेंसर में आ जाएगा। कंडेंसर बड़ा ही सुंदर होता है, मैंने लैब में यूज़ किया। तो कंडेंसर में एक पाइप होता है ऐसा, एक इधर आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है, ठीक है। फिर कूलर की मोटर लगा देते हैं, कूलर वाली मोटर देखी, कूलर तो सब लोग जानते ही होंगे ना। कूलर की मोटर लगा दी और उसमें एक में इनलेट लगा दी, एक में आउटलेट लगा दिया। तो उससे क्या होता है कि अंदर कंडेंसर के अंदर एक ट्यूब और होती, बिल्कुल मतलब एक ट्यूब है, उसके हॉलो सिलेंडर नहीं होता वो, मतलब ऐसा तुम सिलेंडर हम समझो कि हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर एक और ट्यूब
अंदर डाल दी, तो उसके चारों तरफ क्या चल रहा होता है, उसके चारों तरफ पानी चल रहा होता है और अंदर से कंडेंसर से वो गैस आती है और धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप आके कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होते हुए दिखाई देगी तुम्हें। तो जो वेपर्स है वो कंडेंस हो जाएंगे और ड्रॉप बाई ड्रॉप करके क्लोरोफॉर्म सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये क्या करा हमने कि क्लोरोफॉर्म एनिलीन को सेपरेट आउट करने के लिए हमने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया, जिससे क्लोरोफॉर्म के वेपर्स ऊपर चले गए, वो कंडेंस होकर नीचे आ गए। अब इसमें जो बचा हुआ है वो उस टाइम पे क्या बचेगा, अब इसमें एनिलीन बचेगा केवल। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो सारा का सारा उड़ गया होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं नंबर 2, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब सिंपल डिस्टिलेशन नहीं यूज़ कर पाते। अब सिंपल डिस्टिलेशन कब नहीं यूज़ कर पाओगे कि जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा। जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा तो उस टाइम पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, द वेपर्स ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म इनटू द सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब अगर डिफरेंस बहुत कम है तो उनका क्या होगा, साथ साथ वेपर बनेंगे और साथ ही साथ क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो ये एक समस्या है, तो उसे सिंपल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। Vapors of liquid with higher boiling point condense before the vapors of liquid with lower boiling point। सिंपल बात है कि जब हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो जल्दी कंडेंस करेगा, क्योंकि उसे हीट ज़्यादा चाहिए वेपराइज होने के लिए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कंडेंस पहले कर जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपरेट पहले होगा। ठीक है, अब इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम लोग कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि देखो ये वाला इधर वाला फिगर देखना पहले, ये 2 तरह के कॉलम सेट किए गए। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहले हमने क्या किया कि राउंड बॉटम फ्लास्क को ऑयल बाथ में रख दिया। किस में रख दिया, ऑयल बाथ में रख दिया, और ऑयल बाथ में बर्नर। देखो जब तुम अच्छी IITs की लैब में जाओगे या जहाँ मैं पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मतलब उनको धन्यवाद है, उन्होंने जो सिखाया वो सिखाया कि जब तुम अच्छी लैब में जाओगे, बहुत सुंदर लैब में, मैं मतलब कभी अगर यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ का वीडियो शूट करके तुम्हारे लिए यूट्यूब पे डालूंगा बिल्कुल, कि मेरी लैब कैसी थी, कैसे मैं पढ़ा वहाँ पे। कभी हम लोग फेमस हो जाएंगे तो ये भी करेंगे, मेरा मन है ऐसा करने का कि जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ उस जगह पे तुम्हें ले चलूँ और तुम लोगों को दिखाऊँ कि बड़ा इमोशनल कनेक्ट है मेरा उनसे। चलो छोड़ता है, बहुत अच्छे दिन थे वो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्नर अलाउड नहीं होता, डायरेक्ट फ्लेम यूज़ नहीं करते अच्छी लैब्स में। तो फ्लेम यूज़ नहीं करते, तो जैसे यहाँ पे तो बर्नर लिखा हुआ है, लेकिन लैब में क्या करते हैं, ऑयल बाथ में हीटर के थ्रू इसे गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल गर्म होता है, उसमें हमने लग दिया राउंड बॉटम फ्लास्क, और राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारे पास लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड है। अब हमने क्या किया, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना दिया। यहाँ पे मैं कह रहा था ना कॉलम बनाया, तो ये कॉलम जो बनाया उसी का एक इनलार्ज फिगर यहाँ पे है। ठीक, तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा कि वेपर्स यहाँ से ऐसे ऐसे चलेंगे ऊपर और इन ग्लास शीट से या कॉलम से टकराते जाएंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो पहले ठंडा होगा और वापस से क्या करेगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में गिरता जाएगा। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा और धीरे धीरे चढ़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये ग्लास बीड्स हैं तो इनके बीच में थोड़े थोड़े पोर्स होंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उस मॉलिक्यूल की, क्योंकि वो ऊपर कम चढ़ पा रहे होंगे। तो ग्लास बीड से टकरा टकरा के क्या होंगे, गया टकराया ठंडा हुआ, गया टकराया ठंडा हुआ, गया टकराया ठंडा हुआ। तो जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा या जिसकी काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की इतनी ज़्यादा होगी कि वो टकरा टकरा के कहाँ तक पहुँच जाएँ, यहाँ तक पहुँच जाएँ, वही कंडेंस हो पाएंगे, बाकी सारे राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रह जाएंगे। दूसरा सेटअप क्या होता है, दूसरा सेटअप इस तरह से होता है, कप एंड कोन सेटअप कहते हैं, बबल प्लेट सेटअप कह लो चाहे। तो इसमें वेपर्स गए यहाँ से टकराए और जो टकराने के बाद सीधे क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो आगे चले जाएंगे और धीरे धीरे करके इस तरह से आगे चलेंगे। ठीक, बात समझ में आई। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कंडेंस होता चला जाएगा और जिनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपराइज होकर धीरे 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 ऊपर लेयर में जाएंगे और बाकी धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडेंसर में पहुँच जाएंगे और कंडेंसर से कंडेंस हम कर लेंगे। समझ में आई बात। बाय द टाइम वेपर्स रीचेज टू द टॉप of the fractionating column, the vapors are rich in more volatile component with the lower boiling point। सेम बात मैं कह रहा हूँ बहुत देर से कि जब ऊपर पहुंचेगा तो किसमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल वगैरह का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम कम होता है। अब
डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब रिड्यूस प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी? तो रिड्यूस प्रेशर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी होगी क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। बात ध्यान से सुनना मेरी, है ना, केवल सुनने से ही समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है, नोट्स का प्रिंट आउट ले लेना यार और आराम से बैठ के पढ़ लेना। 2 बार पढ़ोगे बिल्कुल, और वीडियो 2 बार सुन लोगे तो मजा ही आ जाएगा, बस फिर तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, है ना। बात मेरी समझ में आती है? एक बार कमेंट तो करके कह दिया करो कि सर हाँ आप चिल्ला रहे हो इतनी देर से समझ में तो आ रहा है कम से कम, ठीक है। चलो, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या हो रहा? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में क्या कहेंगे? इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर बहुत ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिसोसिएट या डिकम्पोज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डिसोसिएट या डिकम्पोज कर जाते हैं, मतलब उन्हें हीट करना शुरू किया तो बॉयल बाद में वो टूट पहले गए। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल, तो क्योंकि तुम लोग मेटलर्जी नहीं पढ़ रहे हो, वो एल्यूमिना के साथ आता है। एल्यूमिना को जब सेपरेट करते हैं तो एल्यूमिना का बॉइलिंग पॉइंट होता है 980 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मालूम पड़ा तुमने बॉइलिंग पॉइंट, तो तुमने मालूम पड़ा एल्यूमिना को पिघलाने की कोशिश करी, उससे पहले वो क्या हो गया? बॉयल ऑफ हो गया, ठीक। तो एल्यूमिना का बॉइलिंग पॉइंट है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है 13, मतलब क्या कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट है कितना? Al2O3 का एल्यूमिना का 900 समथिंग है, और वो मेल्ट हो रहा है कहाँ पे जाके? 1300, तो वो पहले से ही बॉयल ऑफ हो जाएगा सीधा। ऐसा दिक्कत आती कई लोगों के साथ, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्रायोलाइट और फ्लैशपार मिला के उसके क्या करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो डिकम्पोज कर जा रहे हैं उन्हें हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से ट्रीट करते हैं। रिड्यूस प्रेशर करने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। डिस्टिलेशन विल टेक्स प्लेस अंडर रिड्यूस प्रेशर नॉट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे बैरोमीटर से वैक्यूम पंप लगाएंगे जिससे हम प्रेशर को कंट्रोल कर पाए। बैरोमीटर ले लें या फिर मैनोमीटर ले लें, ठीक है। वैक्यूम पंप से क्या करेंगे? यहाँ सक्शन लगा के क्या करेंगे? खींच लेंगे, और सक्शन ऐसे लगाते हैं प्रेशर इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि सारा लिक्विड ना इधर आ जाए। कई बार जब ताकत लगा के खींच दोगे तो सारा लिक्विड इधर आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं, रेगुलेट एयर, जिससे एयर क्या करे? वो रेगुलेट करती रहे, ठीक। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए या थर्मामीटर लगा दिया। ये क्या है? थर्मामीटर, ठीक है। और कंडेंसर लगाया, कंडेंसर से धीरे धीरे कर लिया, ठीक। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट डाई बाय इन सोप इंडस्ट्री। जो ग्लिसरॉल है वो सेपरेट किया जाता है इस तरीके से, सेपरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर वाले तरीके से। क्या आते हैं? स्पेंट डाई और ग्लिसरॉल और सोप होते हैं, इन्हें डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाता है ग्लिसरॉल प्लस RCON, जिसे हम सोप कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला सबको पता है, इस बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आई कि ग्लिसरॉल को कैसे सेपरेट करेंगे। ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरीन तुम लगा रहे हो आजकल सर्दियों में, वही ग्लिसरॉल है, वो सोप का बाई प्रोडक्ट है। जब सोप बनता है तो ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट की तरह बन जाता है। मैंने आंखों से देखा है फैक्ट्रीज में जाके, ठीक है, इंडस्ट्रियल विजिट में मैंने ये देखा है कि कैसे बॉयलर्स में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक सोप को पकाते हैं, तो फिर ग्लिसरीन धीरे धीरे हाई टेम्परेचर पे क्या होती है? सेपरेट आउट हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में इमिसिबल हों और क्या हों? स्टीम के साथ स्टीम वोलेटाइल हो। वाटर के साथ क्या हो? इमिसिबल हो, और स्टीम के साथ क्या हो? स्टीम वोलेटाइल हो। इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम of vapor pressure due to organic liquid P1 and due to the second liquid P2, जनरली वाटर वेपर होता है, becomes equal to atmospheric pressure। तो लिक्विड कब बॉयल कर जाएगा? लिक्विड तब बॉयल कर जाएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर प्लस वाटर का वेपर प्रेशर मिला के किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इन जैसे अगर हम ले लें स्टीम वोलेटाइल कौन होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो हमने क्या किया कि वाटर ले लिया यहाँ पे, ठीक,
इसमें वाटर लिया, वाटर के साथ क्या किया हमने, कंडेंसर में लगा के कंडेंस्ड वाटर वेपर लिए, इन्हें पास किया, क्या वाटर वेपर को हीट करके वाटर वेपर पास कर दिए स्टीम कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड, जिसे डिस्टिल करना उसके साथ। और उससे जब कंडेंस होकर निकलेंगे तो वाटर वेपर के साथ साथ क्या निकलेंगे, जो स्टीम वोलेटाइल होगा वो स्टीम उसे लेके क्या करेगी, उठा लेगी अपने साथ साथ और उसे यहाँ पे आके कंडेंस कर लेंगे। अब इसमें जब कंडेंस होगा तो दो चीज़ें आएंगी भाई, कंडेंस होगा तो दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी दो चीज़ें आएंगी, एक तो वाटर वेपर भी कंडेंस हो गए होंगे और दूसरा डिस्टिल्ड लिक्विड होगा। तो दो चीज़ें आ गई। तो जैसे अगर हमने क्या किया, ए प्लस बी लिक्विड था, हमने स्टीम डाला तो ए लिक्विड प्लस स्टीम आ गया यहाँ से, ठीक। अब इसे कूल किया तो ए लिक्विड ऑर्गेनिक लेयर में आ गया और वाटर हमारा आ गया दूसरी लेयर में। इसे सेपरेट करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, वो हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब इससे पहले सेपरेटिंग फनल वाली बात करें, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, डीलिक्विसेंट और फ्लोरेसेंट। ये कितने लोगों को पता था तीनों में डिफरेंस, जरा बता दो मेरे को, तीनों में डिफरेंस पहले से पता था या फिर अभी डिस्कस कर रहे हैं तो पता लग रहा है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस इज वन दैट रीडली अट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग दो देयर थ्रू देयर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, या तो वो एब्जॉर्ब कर ले पानी को या फिर एब्जॉर्ब कर ले पानी को, तो उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हनी है, ग्लिसरीन है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को जल्दी से, ठीक। तो इन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। डीलिक्विसेंट क्या होते हैं, डीलिक्विसेंट होते हैं दे आल्सो रीडली अट्रैक्ट वाटर, वो भी वाटर को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो वाटर तब तक अट्रैक्ट करते रहते हैं जब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं कर देते, मतलब सॉलिड से किस में हो जाए, लिक्विड में। तो लिखा है दे ऑल्सो रीडली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर बट दे कीप ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज अंटिल दे गेट डिजॉल्व इनटू द सोल्यूशन। तो जब तक वो सोल्यूशन नहीं बना लेंगे तब तक करते रहेंगे। बेसिकली दे चेंज इन स्टेट इज टेकिंग प्लेस, मतलब सॉलिड से क्या बन जा रहे हैं, सोल्यूशन बन जा रहे हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, NaNO3, KOH, NaOH, CaCl2। इनफैक्ट नमक भी ऐसा होता है, नमक का एग्जांपल तुम घर पे देख लेना, वो तब तक वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इस टाइम तो रख दो कि पूरा गीला ही हो जाना है नमक को, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इट इज अ केमिकल विच हैज वाटर एसोसिएटेड विद, उसके पास पहले से वाटर है, विच व्हेन एक्सपोज टू एयर लूजेस वाटर थ्रू इवेपोरेशन, वो वाटर को लूज कर रहा है। अभी तक क्या हो रहे थे, हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, फ्लोरेसेंट क्या करेंगे, वाटर को लूज करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट क्या कर रहे थे, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे, और फ्लोरेसेंट वाटर को रिलीज करेंगे, उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले से थे, ठीक। अब बात करते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब है हम लोग सेपरेटिंग फनल से सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, when an organic compound is present in aqueous solution it is separated by shaking it with an organic solvent which is in which it is more soluble than water, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लेयर में ले आएंगे और ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को सेपरेट करना ज़्यादा ईजी रहता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वा सोल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर एंड विच कैन बी सेपरेटेड बाई सेपरेटिंग फनल। द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट बाई सेपरेटिंग फनल। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक सॉल्वेंट लेयर थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर था। तो हमने क्या किया, जब ऑर्गेनिक लिक्विड डाला, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, उसे हिलाया कस के, ऐसे करके सेपरेटिंग फनल बड़ी होती, इतनी छोटी थोड़ी होगी, इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी, ऐसे करके पूरी इसी शेप की होती, इतनी बड़ी सी होती। तो उसमें स्टॉप कॉक ला के ऐसे हिलाते हैं, शेक करके नोजल बंद कर देते हैं और स्टॉप कॉक करके ऐसे हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है कि सारा वाटर और ऑर्गेनिक लेयर आपस में मिल जाते हैं। तो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक लेयर में मिला हुआ है वो धीरे धीरे कहाँ सेपरेट होकर चला जाएगा, एक्वस लेयर में, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा और नॉन ऑर्गेनिक में, यानी एक्वस में आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ऐसे दो लेयर बन जाएंगी, एक ऑर्गेनिक लेयर और एक एक्वस लेयर। अब जब तुमने इसे हिलाया है तो एक्चुअली कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे तो उनसे गैस बन जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, इस सेपरेटिंग फनल को उल्टा करके पकड़ लेते हैं। उल्टा पकड़ लेते हैं मतलब यहाँ से पकड़ लेंगे इसे और नोजल को बिल्कुल उल्टा करके एक बार खोल देंगे, जिससे गैसेस निकल जाएं। क्योंकि अगर गैस नहीं निकली, तुमने खोला, तो बबलिंग होगी और बबलिंग से क्या होगा कि लिक्विड दोनों तरह से नीचे आ जाएगा। हम बबलिंग नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, पहले गैस को निकालेंगे, फिर सेपरेटिंग फनल को सीधा करेंगे, फिर नोजल को धीरे से खोलेंगे और बहुत स्लो गिराएंगे, तेजी से नहीं गिराएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डाउनफॉल करते हैं। जैसे अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी बहुत स्लो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सेपरेटिंग फनल से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिर बात आती है क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए, या ये जानने के लिए कि कौन सा कंपाउंड है, उसे हम प्योरिटी ऑफ कंपाउंड जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं।
क्रोमेटोग्राफी का नाम क्रोमा से आया है। क्रोमा मतलब टाटा क्रोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोमा का मतलब है कलर, क्रोम मतलब होता है कलर, ठीक है। दिस मेथड वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में हमें अलग अलग कलर के प्लांट मिल रहे हैं तो उनके कलर्स को सेपरेट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास लिटरेचर में हर किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। फिंगरप्रिंट्स मतलब कंपाउंड्स के फिंगरप्रिंट्स हैं कि वो क्रोमेटोग्राम में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कलर देते हैं। फिर अपने कंपाउंड को उस कलर से मैचअप करा लेते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसी तरीके से, और अपने कंपाउंड को क्या करते हैं, उसी करस्पॉन्डिंग कलर से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद बताते हैं कि ये कंपाउंड रहा होगा, ठीक। इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस इज अप्लाइड टू ऑन टू स्टेशनरी फेज विच में भी सॉलिड और लिक्विड। स्टेशनरी फेज पे मिलाते हैं। अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस इज अलाउड टू मूव थ्रू द ओवर द स्टेशनरी फेज, ठीक। द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड द मूविंग फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी क्लासीफाई करते हैं हम लोग दो तरह से। ये अभी ऊपर ऊपर बात हो रही है इसलिए डिटेल नहीं बता रहे कि स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, इस बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्रोमेटोग्राफी दो तरह से चलती है। कौन कौन सी? मेनली दो तरह की होती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को हम लोग फिर से डिवाइड कर लेंगे, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देख लेते हैं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है कि इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन एन एब्जॉर्बेंट टू ए डिफरेंट डिग्री। मतलब अलग अलग एक्सटेंट पे ही एड्जॉर्ब होंगे, पूरा कॉमनली एड्जॉर्ब नहीं होंगे कि कोई भी लिक्विड रख दिया एड्जॉर्बेंट पे तो इक्वली एड्जॉर्ब होगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसके अलग अलग बाइंडिंग फोर्सेस होंगे, इसलिए अलग अलग तरीके से वो एड्जॉर्ब होगा। कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट आर सिलिका जेल और एल्यूमिना। जनरली हम लोग सिलिका जेल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पर्सनली सिलिका जेल यूज़ किया जो कैंसरस होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। तो थोड़ा बच के करना होता है, मास्क वास्क लगा के एक्सपेरिमेंट करना होता है, बिल्कुल मास्क लगा होता था, सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लव्स सब कुछ होता है, एप्रन वगैरह सब पहन के, ठीक है। व्हेन अ मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर ए स्टेशनरी फेज एड्जॉर्बेंट, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव बाई वेरिंग डिस्टेंसेज ओवर द स्टेशनरी फेज। अब मान लो कि अब ये दिखा देंगे, फिगर दिखा देंगे, ठीक है। तो सिलिका जेल हम करते क्या एक्सपेरिमेंट पे, देखो हमारे पास एक ऐसी करके ट्यूब होती, एक स्लिट होती है, जो तुमने ब्लड टेस्ट करने वालों के पास ऐसी स्लिट देखी होंगी ना, ऐसी करके स्लिट होती है। इसे हम क्या करते हैं, सिलिका जेल में डिप कर देते हैं। सिलिका जेल में फोर्सेप से पकड़ के, सिलिका जेल में फोर्सेप ऐसी होती है, उसे ऐसे पकड़ के सिलिका जेल में डिप कर देते हैं। सिलिका जेल से डिप करके बाहर निकालते हैं, फिर इसे ड्राई होने देते हैं, हवा में रखते हैं, थोड़ी देर ड्राई हो जाती है, और फिर एक तरफ का सिलिका जेल पोंछ देते हैं, केवल एक ही तरफ लगा रहने देते हैं। ये बन गया हमारा क्या, एड्जॉर्बेंट, ठीक। अब एड्जॉर्बेंट बन गया, एड्जॉर्बेंट को हमने क्या किया, रख लिया अपनी टीएलसी को सामने रख लिया, मतलब अपने स्लिट को सामने रख लिया। अब क्रोमेटोग्राफी और स्टेशनरी फेज हमारी तैयार हो गई, ठीक। फिर हमने क्या किया कि जो अननोन कंपाउंड है उसे कैपिलरी से, कैपिलरी ट्यूब होती पतली, अगर तुम मतलब कैपिलरी तुम फिजिक्स में पढ़े हो, कैपिलरी राइज वगैरह कैपिलरी होती है, उसे क्या करते हैं, उसे एक एंड से क्लोज कर देते हैं। वो तो दोनों एंड से ओपन होती है, अब एक एंड से क्लोज कैसे करेंगे, तो उसे क्या करो कि गर्म पे रखो, किसी चीज़ पे, हॉट वाटर बात पे या फ्लेम पे रखो, और उसे कस के खींच दो, तो वो एक तरफ से क्या होगी, खींच जाएगी, और उसे हाथ से दबा दो तो वो पिचक जाती है। तो एक तरफ से लोड कर लेंगे, फिर उसे लोड करते हैं और हमारे स्लिट पे लगा देते हैं पॉइंट, ठीक। तो यही लिखा है कि मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेज। अब जब हमने लगा दिया तो जो हमारी जो मोबाइल फेज होगी वो क्या करेगी, उस एड्जॉर्बेंट को वो क्या करेगी, वो अलग अलग डिस्टेंस तक मूव कराएगी स्लिट पे। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे दो डॉट लगा दिए थे, तो जो मोबाइल फेज होगी वो इसे अलग अलग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराएगी, ठीक। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, जिसे हम पहले कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरी कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम एड्जॉर्बेंट। कॉलम एड्जॉर्बेंट मतलब स्टेशनरी फेज हम क्या लेते हैं, कॉलम। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोग कॉलम बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनाना होता है, उसमें भी सिलिका जेल का ही यूज़ करते हैं। सिलिका जेल जो तुम्हारी बॉटल्स के अंदर निकलता है ना, छोटी छोटी बॉल जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे खाना नहीं होता है, लिखा रहता है डू नॉट सॉलो, कीप अवे फ्रॉम द स्मॉल चिल्ड्रंस, तो उसके लिए वही जेल होता है। सिलिका जेल को हम इसे पूरा भर देते हैं बबल करके, और फिर उसमें से ऊपर ऊपर ड्रॉप बाई ड्रॉप करके क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा क्या पढ़ लेते हैं, द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर ए कॉलम ऑफ एड्जॉर्बेंट मोबाइल स्टेशनरी फेज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। द मिक्सचर एड्जॉर्ब ऑन एड्जॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एड्जॉर्बेंट कॉलम ऑफ द पैक्ड ग्लास ट्यूब। पैक्ड ग्लास ट्यूब से ऊपर सॉल्वेंट हमने रख दिया, ठीक। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड यहाँ पे ABC है,
इसमें थे और ऊपर से हमने सॉल्वेंट डालना शुरू किया। अब सॉल्वेंट हम इस तरह से चूज करेंगे कि वो तीनों को अलग अलग कर दे, ए बी सी को अलग अलग कर दे। एन अप्रोप्रिएट इलिवेंट विच इज ए लिक्विड और अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इज अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली। स्लोली स्लोली गिराएंगे, बहुत तेज नहीं, स्लोली। मतलब ऐसा होता है कि मतलब 1 मिनट में 5 ड्रॉप या 10 ड्रॉप डाली हमने, इतना स्लो डालता है, ठीक है। द मोस्ट readily absorbed substance are retained near the top and the other comes down the वेरियस डिस्टेंसेस। तो तीनों देखो अलग अलग डिस्टेंस पे आ गया। पहले हमने ऐसे डाला तो क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड थे ए बी सी, तो ए अलग हो गया, बी सी अलग हो गया, फिर बी और सी भी धीरे धीरे अलग हो गए। जब इसे हम ये टैप खोलते हैं तो टैप को भी 1 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से निकालते हैं। अगर हमें बहुत अल्ट्रा प्योर करना, हमने अपने लैब में दोस्तों को देखा है ना करते हुए, मेरे दोस्त तो ये करते, मैं तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स वाला, मैं तो कोडिंग करता था। तो अच्छा, तो हम कोडिंग वाली कहानी कभी और सुनाएंगे। कोडिंग करता था, उसमें बहुत मजा आता था। ये तो मजदूरी वाला काम था कि इसमें क्या करते, टैप को धीरे से खोला और टेस्ट ट्यूब इसके नीचे ला खड़े, अरे भर गई भर गई भर गई, फिर निकाला, अरे भर गई भर गई भर गई, और 1 मिनट में 1 ड्रॉप। सोचो कितनी देर लगती होगी टेस्ट ट्यूब को भरने में। लेकिन मान लो तुम वॉशरूम का लौट गया तो टेस्ट ट्यूब से फैल गया, तो फिर परसेंटेज यील्ड खराब हो गई। झंझट वाला काम। अपना काम तो सिंपल था कि कॉपी पे कैलकुलेशंस करो, और जो रिसर्च वाला प्रोजेक्ट था मेरा उसमें कॉपी पे कैलकुलेशन करो और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करो और अपना कंप्यूटर पे कोडिंग करो फोर्ट्रॉन पे, और वहाँ से आउटपुट निकालो। बहुत मतलब मज़ेदार काम था मेरा, तो मेरे को पसंद था। लेकिन अब ये भी काम तो कुछ लोग तो करते ही हैं ना। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी करे हैं, एक बार किया, लेकिन जिनका रिसर्च ऑर्गेनिक वाला होता है उनके तो जान ही निकल जाती है। अब बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, इन दिस अ थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट अबाउट 0.2, वही मैंने बताया कि जब इसे फोर्सेप्स से डालेंगे तो 0.2 mm की थिक लेयर एड्सॉर्बेंट किया जाएगी सिलिका जेल और एल्यूमिना की, इज स्प्रेडेड ओवर ए ग्लास ट्यूब ऑफ ए सुटेबल साइज। वो मैंने बताया कि स्लिट होती है बिल्कुल ऐसी करके, ठीक। दिस प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट, ठीक। अब क्या करते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ द एंड ऑफ द TLC। अब क्या करते हैं कि मान लो ऐसे बना ली इसमें, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे 2 स्पॉट लगा दिए, एक नहीं 2 लगाता है, ठीक है। द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड इन एन जार कंटेनिंग इलिवेंट। अब इलिवेंट क्या होता है, जनरली ईस्टर लेते हैं या फिर आयोडीन चैम्बर ले लेते हैं। तो उससे क्या करता है, वो ऊपर उड़ाता है, क्योंकि वो इलिवेंट है, वो उड़ेगा ऊपर, वोलेटाइल होगा। जब वो ऊपर उड़ेगा तो वो क्या करेगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसे ले जाके ऊपर रख देगा, और जो लेस वोलेटाइल उसे क्या करेगा, नीचे रख देगा। भाई वोलेटाइल चीज वोलेटाइल को ही उड़ा पाएगी ना, तो वोलेटाइल चीज ऊपर जाएगी और लेस वोलेटाइल नीचे आएगी। तो जिनमें हाइड्रो कह रहा हूँ, जिनमें पोलैरिटी कम होगी वो ज़्यादा इल्यूट करेंगे, और जो जिनमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी वो कम इल्यूट करेंगे, ठीक है। ये बातें लिखी नहीं, ध्यान रखना। जिनमें पोलैरिटी ज़्यादा वो ज़्यादा इल्यूट करेंगे, ऊपर जाएंगे, और जिनमें पोलैरिटी कम है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, कम ऊपर जाएंगे। As the element rise up the plate, the component of the mixture move up along with the element to the different distance depending upon their degree of adsorption and separation takes place। वही है, जो ज़्यादा पोलर है वो ऊपर गया, कम पोलर है वो ऊपर गया, जो ज़्यादा पोलर है वो नीचे रह जाता है। जैसे COH है वो नीचे रहेगा, और अगर हम RCl ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। The relative adsorption of each component of the mixture expressed in term of a retardation factor। रिटार्डेशन फैक्टर को RF कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आती है। तो ऐसे ही एक जार लेते हैं, जार में एक ये बेस लाइन ले ली और यहाँ पे हमने रखा था, तो ये सैंपल डॉट यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एड्सॉर्बेंट कोटेड ग्लास प्लेट है जिसमें हमने क्या कोट कर रखा है, सिलिका जेल का रखा है, ठीक। तो देखो जब यहाँ पे रखा था तो बेस लाइन से उठ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो टोटल हाइट अगर हमने कितनी ली है, टोटल हाइट ली है सॉल्वेंट फ्रंट की, कितनी ली है y, और ये कितने x तक गया, तो x/y विल बी द रिटार्डेशन फैक्टर। जितना रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा आएगा उतना ही वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। जितना रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा आएगा उतना वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंटिन्यूअस पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। ये पुरानी टेक्निक है, छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। इन ए पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमा पेपर is used। Chromatography paper contains water trapped in it which act as a stationary phase। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर जो स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज होती है खुद वो पेपर। आई स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट द बेस इन द सोल्यूशन एंड द मिक्सचर इज यूज्ड टू सस्पेंड इन द सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, ठीक। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम लटका देते हैं और फिर ये भी क्या करेगा, ये भी ऊपर राइज करेगा। तुमने 10th में अगर ये एक्सपेरिमेंट किया हो, कितने लोगों ने किया हो तो बता देना, किसी ने किया हो, ठीक। तो ये हो गई क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। और
इसके क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, जीओसी वाले जो PYQs है उसमें 1-2 क्वेश्चन है वो यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, 35 मिनट में लगभग हम लोगों ने बात खत्म कर दी। और इसके अलावा एक और तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है जिसे कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे HPLC कहते हैं। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो हम लोगों ने करी है, उसे मशीन से करते, कंप्यूटर करता सारा सेपरेशन, हम लोगों को नहीं करना होता, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, ये खत्म हो गया हम लोगों का टॉपिक, बहुत अवेटेड था, डिस्कस कर लिया। इसका एक क्वेश्चन आएगा, और रिटार्डेशन फैक्टर वाले क्वेश्चन कहाँ से करने, रिटार्डेशन फैक्टर वाले क्वेश्चन हमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है वहाँ से लगा लेने। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और बहुत तेज़ी से हम लोगों को 10,000 तक पहुँचा दो, ठीक है। चलो बाय बाय।